स्वागत है आपका टू द पार चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 की पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट का पहला पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम उसके आगे आने वाले पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलेज आर्टिशंस। एक और इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है विलेज का वो था कि क्या रिलेशनशिप था अलग अलग प्रोड्यूसर्स के बीच में। मराठी डॉक्यूमेंट और विलेजेस सर्वेस हमें बताते हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुए थे कि बहुत सारे आर्टिशंस आपके गांव में एग्जिस्ट करते थे। 25% जो गांव के लोग थे वो आर्टिशंस हुआ करते थे। आर्टिशंस किसे कहते हैं? जो खेती के अलावा दूसरा काम करें, जैसे कॉबलर, गोल्डस्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, इन सबको हम आर्टिशंस कहते हैं। जो आर्टिशंस एंड पीजेंट्स की डिफरेंस था, ये हम जो इनके बीच जो डिफ्रेंशिएट कर सकते थे वो बहुत फ्लूइड था। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ जो खेती कर रहा है वो खेती ही कर रहा है और जो आर्टिशन है वो आर्टिशन ही है। ऐसा था कि बहुत सारे कल्टिवेटर्स जो है वो आर्टिशंस का काम भी करते थे। कल्टिवेटर्स की फैमिलीज क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम भी करती थी, जैसे कि डाइंग करना। डाइंग मतलब कपड़े रंगना, प्रिंट करना, बेकिंग करना, पॉटरी की फायरिंग करना, मेकिंग एंड रिपेयरिंग। किस चीज़ की? मेकिंग एंड रिपेयरिंग करना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। ठीक है। जो फेजेस हैं आपके एग्रीकल्चर में, मतलब जो आपका वीडिंग और सोइंग के बीच का जो समय था वो काफ़ी खाली होता था, लल एक्टिविटी थी। तो उस टाइम पे जो कल्टिवेटर्स हुआ करते थे वो दूसरे काम करते थे, जैसे कि पॉटर्स बनाना, ठीक है, ब्लैक स्मिथ का काम सीखना, कारपेंटर से काम सीखना, यहाँ तक गोल्ड स्मिथ का काम भी सीखते थे। तो इन काम में जिसको महारत हासिल थी वो इसके बदले, जब उनसे सीखने आते थे उसके बदले उनको कुछ भी दे सकते थे। हार्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ भी जो भी उनके पास हार्वेस्ट बचा है वो, थोड़ा बहुत ज़मीन, ठीक है, कल्टिवेबल वेस्ट, कुछ भी जो भी उनको चाहिए। और ये डिसाइड करता था कि ये कौन डिसाइड करता था? पंचायत डिसाइड करती थी कि किसको क्या देना है। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन जो है ना उनको मीरास या वतन कहते हैं। और उसके बाद ये इस पर हेरिडेटरी होल्डिंग होती थी कि एक आर्टिशन को जब वो ज़मीन मिल गई तो आगे भी उसके बच्चों की, आगे आने वाले जनरेशन्स की रहेगी। एक और वेरिएंट जो सिस्टम का था वो ये था कि आर्टिशंस और इंडिविजुअल्स जो है ना वो आपस में बातचीत कर लेते थे कि हाँ हम कितने पैसे लेंगे या देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में के रिकॉर्ड्स में बताते हैं कि ज़मींदार जो थे बंगाल्स में, उन लोगों ने ब्लैक स्मिथ्स, जिनको हम कहते हैं मोची, कारपेंटर्स, लकड़ी बनाने वाले, और गोल्ड स्मिथ को उनके बदले, उनके काम के बदले उनको थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे डेली। बाद में ये सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं 16th सेंचुरी में, लेकिन ऐसे एविडेंसेस हमें देखने मिलते हैं जहाँ से हमें दिखाई देता है कि अलग अलग एक्सचेंज के नेटवर्क हुआ करते थे गांव में। कैश जो है ना वो पूरा का पूरा बहुत फेमस नहीं था कि हाँ इस काम के बदले कैश दे दिया जाए, तो था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था विलेज आर्टिशंस। अब हमारा अगला टॉपिक है अ लिटिल रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए, इस चीज़ को बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को लेके। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्री रिपब्लिक है वो डेमोक्रेटिक भी होगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं यूके और इंडिया का, ठीक है। यूके जो है और इंडिया जो है, अगर मैं बात करूँ, यूके जो है रिपब्लिक नहीं है और इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? चुन के आए होते हैं, मतलब इलेक्टेड होते हैं। और यूके में आप अगर देखें तो ये इलेक्टेड नहीं होते, ये जो रानी रहती है उसके बाद जो उनका बेटा या बेटी होगी वो होते हैं। तो हम यूके को रिपब्लिक नहीं कहेंगे और इंडिया को रिपब्लिक कहेंगे। अब आई बात डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इनको क्या होता है? इलेक्ट करके लाते हैं। और यूके में भी क्या होता है? इलेक्ट करके ही आते हैं। तो दोनों कंट्री जो है वो क्या है आपकी? डेमोक्रेटिक है। तो ये चैप्टर है हमारा कि अ लिटिल रिपब्लिक मतलब इंडिया के जो गांव थे क्या वो थोड़े बहुत रिपब्लिक थे। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो 19th सेंचुरी में देखते हैं कि विलेजेस जो है ना थोड़ा रिपब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। लेबर जो है वो सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एक रूरल इगैलिटेरियनिज्म है। इगैलिटेरियनिज्म मतलब इक्वालिटी। क्या होता है? इक्वालिटी। ये टोटल इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता, बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे भी चीज़ें थी, जैसे कि ओनरशिप की अगर हम बात करें तो आपको इनइक्वालिटी देखने मिलेगी कास्ट, जेंडर के बेसिस पे। एसेट्स को लेके, मतलब जो भी घर की प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं थी सबके बीच में।
कुछ ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल थे जो ये डिसाइड करते थे कि गांव में क्या काम होगा, और वो एक्सप्लॉइट करते थे वीकर सेक्शंस को। इनके पास ये भी अथॉरिटी थी कि ये जस्टिस वगैरह गांव में प्रोवाइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंटली जो बात थी, जो कैश नेक्सस जिसे हम कहते हैं, जो कैश वाला इशू था, वो ऑलरेडी ट्रेड के थ्रू हो चुका था शहरों और टाउन्स के बीच में। जैसे हमने पहले देखा कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, बट अब कैश हमें देखने मिल रहा था। मुगल में भी रेवेन्यू जो है ना वो कैश में होता था। आर्टिशंस जो है जो कुछ प्रोड्यूस करते थे उसको मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले उनको जो चीज़ें मिलती थी वो किससे मिलती थी? कैश में मिलती थी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वुमेन्स की क्या सिचुएशन रही थी एग्रेरियन सोसाइटी में। वुमेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है हमारे सोसाइटी का। विदाउट वुमेन हम आई थिंक हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते, बिकॉज वी ऑल आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वुमेन। ओके, तो अगर हम अलग अलग सोसाइटीज़ में देखें तो ये प्रोसेस जो है ना उसमें देखेंगे कि मैन एंड वुमेन के कुछ स्पेसिफिक रोल्स रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो वुमेन और मेन जो हैं वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड्स में काम करते हैं। मेन का काम होगा टिलिंग एंड प्लोइंग, वुमेन सोइंग और वीडिंग का काम करेगी, विनोइंग का, थ्रेशिंग का, हार्वेस्ट का, ये कुछ और काम होता था ऐसे, जहाँ पे मेन और वुमेन दोनों डिवाइड करके करते थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुआ न्यूक्लियेटेड फैमिली का, न्यूक्लियेटेड फैमिली मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मतलब जैसे देखिए आप लोग बहुत सारे जो होंगे वो क्या गाँव कहीं और होगा, वो पापा मम्मी खाते यहाँ रह रहे हैं, तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें, अगर आप अपने अंकल, आंटी, कज़न्स, ग्रैंड पेरेंट्स इन सब के साथ रहते हैं तो वो हम कहेंगे जॉइंट फैमिली है। ठीक है, तो समय के साथ जब जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली का ग्रोथ हुआ, विलेजेस और एक्सपैंड हुए, तो जो इंडिविजुएटेड पीसेंट्स फार्मिंग थी जिसमें आपको मेडिवल इंडियन एग्रीकल्चर देखने मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्शन था मतलब जो उपज होती थी वो क्या होती थी? लेबर और रिसोर्सेज की वो पूरा घर में डिवाइडेड होती थी। नेचुरली अगर हम बात करें तो जेंडर जो है वो इस तरह से डिवाइडेड था कि घर जो है वो औरतों के लिए था और वर्ल्ड जो है वो आदमियों के लिए था। ठीक है, लेकिन आप अगर खेती के कंटेक्स्ट में देखें तो ये सही नहीं है। कुछ ऐसे थिंकिंग भी थी, मिथ्स भी थे जो औरतों से जुड़े हुए थे, जो कंटिन्यू हो रहे थे। जैसे जब वो मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, वुमेन्स को अलाउ नहीं था कि वो प्लो या पॉटर व्हील को टच करें। वेस्टर्न इंडिया में था जहाँ पे पान के पत्ते वगैरह ग्रो होते हैं, वहाँ पे औरतें नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो उस समय भी एग्जिस्ट करती थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो आर्टिशनल टास्क जैसे कि स्पिनिंग, आर्टिशन टास्क जैसे कि स्पिनिंग क्या होता है? रुई से धागा बनाना। स्पिनिंग हो गया यार्न का, सिफ्टिंग, नीडिंग मतलब आटा गूंदना पॉटरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट थे जिसमें औरतें जो हैं वो औरतों के ऊपर लोग डिपेंडेंट थे, ये काम औरतें ही करती थी। और सबसे जो कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट था आपका, उसमें औरतों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इनफैक्ट जो पीजेंट्स और जो आर्टिशंस थे वो फील्ड में ही सिर्फ नहीं काम करते थे औरतें, जो पीजेंट्स औरतें थी, आर्टिशंस सिर्फ फील्ड में ही नहीं काम करती थी, इवन अपने घर के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे भी वो घर काम करती थी। मतलब लेबर के तौर पे देखें, वो बहुत ज़्यादा काम, मतलब उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। और उस समय औरतों को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स ही मानते थे ग्रैंड सोसाइटी में, क्योंकि वो सिर्फ चाइल्ड बेरर ही नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनके ऊपर डिपेंड थी फॉर द लेबर। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो औरतों के साथ बहुत से इशूज़ भी जुड़े हुए थे, जैसे माल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसीज, मतलब फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज जाना। आपने पहले देखा होगा लोगों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, तो बहुत फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज थी। चाइल्ड बर्थ में बच्चों की जान चाहिए और फीमेल्स की जान चाहिए जाना। क्यों? क्योंकि सीधी सी चीज़ है, उसमें मेडिकल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, और जब ऐसा होने लगा तो बीवी की कमी होने लगी। इसका मतलब ये था कि आर्टिशंस, पीजेंट्स जो है ना और आर्टिशंस की कम्युनिटीज़ जो ना एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। मैरिजेज जो थे आपके रूरल कम्युनिटीज़ में, उनको आप समझ सकते हैं ये हाल हो गया था। औरतों की इतनी संख्या कम हो गई थी कि जहाँ पे अभी फीमेल्स डाउरी देती हैं उस टाइम पे मेल्स डाउरी देते थे। रीमैरिज माना जाता था क्योंकि औरतों की कमी थी, तो रीमैरिज कर सकते हैं, डाइवोर्स और विडो वुमेन किसी के साथ भी, ये चीज़ें कॉमन थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अटैचमेंट थी वुमेन्स के साथ ये था कि वो रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करती ही हेल्ती हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ का डर था कि औरतों को जो वो कंट्रोल करके रखते हैं ना, वो कंट्रोल उनके ऊपर से खो देंगे। एक सोशल नॉर्म है, जो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं उसको बोलते हैं सोशल नॉर्म। एक सोशल नॉर्म है, उसमें ये कहते हैं कि जो हाउस होल्ड है ना उसको हेड कौन करेगा? एक मेल करेगा। तो वुमेन्स को हमेशा कंट्रोल में रखा रहता था मेल मेंबर्स द्वारा, और जिसकी वजह से अगर वो ऐसा
नहीं कर रही हैं, अगर औरत जो है मेल के कंट्रोल से बाहर हो गई तो उसको बहुत ही बुरी पनिशमेंट मिलती थी। इसको हम ड्रैकोनियन पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हमें वेस्टर्न इंडिया जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से मिले हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी पिटिशन्स भी भेजा है औरतों ने, ठीक है, विलेज पंचायत को, जहाँ पे वो बोल रही हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए, ठीक है। वाइफ्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, जो बीवियाँ होती थी, इनफिडेलिटी को लेके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफिडेलिटी? जब आपका मैरिज से बाहर कोई अफेयर होता है उसको बोलते हैं इनफिडेलिटी, ठीक है। तो कि उनके हस्बैंड्स उनसे उनसे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, लॉयल नहीं है, ठीक है, अपनी वाइफ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के पिटिशन डाले हुए हैं। आप ये देखेंगे कि जो मेल की इनफिडेलिटी है ना, वो हमेशा पनिश नहीं की जाती थी। जो स्टेट है और जो सुपीरियर कास्ट ग्रुप है ना, इन सब में इंटरवीन करते थे जब भी ये इंश्योर आता था कि फैमिली को चीज़ें मिलनी चाहिए। मोस्ट केसेस में वुमेन्स जो है ना, वो पिटिशन डालती थी पंचायत में, उनके नेम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता था ताकि पता ना चले। वो सिंपल लिखती थी कि मदर बोल रही है, सिस्टर बोल रही है, बीवी बोल रही है, ठीक है, फिर मेल कौन बोल रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें पता चलती थी कि किसके लिए है, बट किसके द्वारा है ये नहीं पता चलता था। अगर हम जिनके पास ज़मीन होती है उनमें बात करें तो वुमेन्स के पास ना प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट था। बहुत सारे ऐसे पंजाब से हमें चीज़ें देखने मिलती हैं जहाँ पे वीडियोस भी आती हैं, वो पार्टिसिपेट करती थी रूरल मार्केट में, प्रॉपर्टी बेचती थी। हिंदू मुस्लिम वुमेन जो है ना, वो उनके पास भी ज़मींदारी का अधिकार था, वो भी फ्री थी चीज़ें बेचने में, गिरवी रखने में। ज़मींदार जो है ना 18th सेंचुरी में वुमेन ज़मींदार से बहुत से आपको देखने मिलेंगे। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो 18th सेंचुरी की ज़मींदारी थी वो थी राजशाही ज़मींदारी, और जो उसमें ना और जो औरतों के पास हुआ करती थी, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स। इनके साथ क्या हुआ था, इनके साथ कैसी चीज़ें हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए अगर आप देखें तो नॉर्दर्न एंड सदर्न जो वेस्टर्न इंडिया है उसको काफ़ी कल्टिवेट किया गया है, ठीक है। मतलब कल्टिवेट किया गया था, और उसमें आप कल्टिवेट करने से पहले वहाँ पे आपको जंगल मिलेगा, घना जंगल मिलेगा, या स्क्रब लैंड भी मिलेंगे। स्क्रब लैंड मतलब जहाँ पे लेस वेजिटेशन हो, ठीक है। पूरे ईस्टर्न इंडिया में आ रखा था। उसके अलावा सेंट्रल इंडिया में देखें आप, नॉर्दर्न इंडिया में देखें आप, झारखंड पेनिनसुला, इन सब जगहों पे भी आपको काफ़ी फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। ये इम्पॉसिबल था कि एक हम एवरेज लगा सकें कितना फॉरेस्ट कवर इंडिया में था, बट हाँ अगर आप उसमें बात करें तो जो एवरेज रहा है वो 40% रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है ना उनको जंगली कहा गया था, ठीक है। उस समय पे जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था, जैसे आज के टाइम पे नहीं कि जिसके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं उसको जंगली कहा जाता है। ये वो टर्म हुआ करता था उन लोगों के लिए जो यूजुअली जंगल से बिलोंग करते थे और क्या काम करते थे, हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ये एक्टिविटीज़ जो थी ना उनकी सीजनल स्पेसिफिक थी, मतलब हर सीज़न उनका अलग अलग काम होता था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, उन्होंने स्प्रिंग रखा हुआ था फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, मतलब जंगल से जो चीज़ें पैदावार होती है उनको इकट्ठा करने का। समर का इनका टाइम था फिशिंग के लिए, और मानसून का इनका था कल्टिवेशन के लिए, ऑटम और विंटर था इनका हंटिंग के लिए। ऐसे केस में वो यूजुअली मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट ना एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस था, ठीक है, उन लोगों के लिए जो ट्रबल मेकर्स हो सकते थे। मतलब स्टेट को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कहाँ जाएगा भाग के, फॉरेस्ट में, ठीक है। दोबारा से अगर हम बाबर की देखें तो उसने कहा था जंगल जो है ना एक गुड डिफेंस भी देता है, लेकिन साथ ही में ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है जो रेबेलियस होते हैं। इनरोड्स इनटू फॉरेस्ट, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस जंगल में एंट्री करती थी उनके अलग तरीके थे। फॉर एग्जांपल सबके लिए, अब मतलब इसका ये मतलब है कि अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण थे जंगल में फॉरेस्ट करने के। मतलब जंगल अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट को एलिफेंट चाहिए आर्मी के लिए, तो पेशकश जो होती थी बहुत बार वो लोग फॉरेस्ट के लोगों से लेते थे, जिसमें उनको एलिफेंट वगैरह मिल जाता था आसान से। अगर मुगल पीरियड के आइडियोलॉजी में देखें तो जो हंटिंग जो है ना ये आपका स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है। इसमें रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशन पर राजा जाता था। तो कोर्ट हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि राजा जो है ना बहुत बड़े टेरिटरी में क्या करता था, मूव करता था और पर्सनली अटेंड करता था जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं उनको। हंटिंग जो है ना इसको यूजुअली पेंटिंग किया जाता था, पेंटिंग के थ्रू आप देख सकते हैं। और जो पेंटर है ना वो यूजुअली एक छोटा सा
पेंटर जो है वो छोटा सा सीन दिखाएगा जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो रीजन है उस टाइम का काफ़ी हारमोनियस रह रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है पेशकश। पेशकश मतलब क्या होता है, एक तरह का ट्रिब्यूट है जिसको राजा है ना इकट्ठा करता था, मतलब लेता था अलग अलग लोगों से। परगना मतलब एक ऐसा डिवीजन जो मुगल प्रोविंसेस के अंडर आता था। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखिए आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम देखें तो जो कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर था। ठीक है, फॉरेस्ट में जैसे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, हनी, बी वैक्स, गम लैक, इनसे भी काफ़ी डिमांड थी। कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब एक ऐसी खेती जो मेनली बेचने के लिए, सेल करने के लिए होती है, उसको बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये काफ़ी डिमांड थी। तो जैसे गम लैक हो गया, ये मेजर आइटम्स था जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था 17वीं सेंचुरी में। हाथी वगैरह को भी कैप्चर करते थे और बेचा जाता था। ट्रेड में आपकी एक्सचेंज होती थी कमोडिटीज़ की, और साथ ही साथ बार्टर भी होता था। कुछ ट्राइब जैसे हो गया लोहानीज़, ठीक है, पंजाब में ये ओवरलैंड ट्रेड भी करते थे, मतलब ज़मीन से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेड करना, लाइक पंजाब इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, सोशल फैक्टर्स जो ना वो भी फॉरेस्ट डीलर्स की लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आते हैं। जैसे कि जो बिग मैन थे विलेज कम्युनिटी के, उसमें ट्राइब्स के भी अपने चीफ हुआ करते थे। बहुत से ट्राइबल चीफ जो है ना वो खुद ज़मींदार भी बने, और कुछ तो ऐसे चीफ थे जो राजा भी बने। जब वो राजा और ज़मींदार बनते हैं तो उनको अपनी एक आर्मी भी चाहिए होती है। उसके लिए वो अपने ही ग्रुप के लोगों से क्या करते हैं, रिक्रूट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ट्राइब्स जो होते थे तुम्हारे जो थे आपके सिंध रीजन में, इनकी आर्मी में 6000 कैवलरी थी, 7000 इन्फेंट्री थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवलरी? कैवलरी मतलब वो लोग जो आर्मी में पैदल चलते हैं, आपने देखा होगा आर्मी। ठीक है, इन्फेंट्री मतलब जो हॉर्सेस पे होते हैं। ठीक है, इतने लोग थे। असम में अगर आप देखें तो जो अहोम किंग थे उनके पास भी काफ़ी मतलब बोलेंगे बहुत लोग थे जो मिलिट्री सर्विस देने के लिए, लैंड के बदले मिलिट्री सर्विस देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा अहोम किंग जो है ना उनको मोनोपोली थी किस चीज़ को, कि वो ही सिर्फ वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, कोई और कैप्चर नहीं कर सकता है। तो किस तरह से आपने देखा कि जो ट्राइबल से एक मोनार्कल सिस्टम होता है इसमें जो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था, तो प्रोसेस आपको काफ़ी डेवलप दिखाई देगा 16वीं सेंचुरी तक। और ये आप देख सकते हैं कहाँ पे एंड के ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमें दिखाती हैं कि ट्राइबल किंगडम्स नॉर्थ ईस्टर्न में रहे हैं, मतलब ऐसे ट्राइब्स जो किंगडम भी बना के रह रहे थे, लाइक अहोम्स। ठीक है, वॉर बहुत कॉमन था। अगर आप देखें तो जो कोच किंग हैं उन लोगों ने भी बहुत सारे नेबरिंग ट्राइब्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और 16 और 7 सेंचुरी में लॉन्ग्स के वॉर्स के थ्रू अपनी काफ़ी बड़ी एम्पायर बना लिया था। आपको नए कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी देखने मिलेंगे जो फॉरेस्ट जोन्स में आए। कुछ हिस्टोरियंस जो है उन्होंने ये भी बोला कि जो सूफी सेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस्लाम को एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के बीच में लाने में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ज़मींदार्स, जिनके बारे में हम इतना बात कर रहे हैं। हमारी स्टोरी जो है एग्यारहवीं रिलेशन की, वो मुगल इंडिया में स्टार्ट हुई। वो तब तक कंप्लीट नहीं हुई जब तक हम ज़मींदार्स के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, ज़मींदार आपकी एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसके पास ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, उसको कुछ सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी मिले हुए थे अपने स्टेटस की वजह से। कास्ट उसमें से एक फैक्टर है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी स्टेटस जो है वो ऊपर चढ़ी। उसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेट के लिए भी कुछ वो खिदमत करते थे, और स्टेट जो ना जब वो खिदमत करते थे स्टेट भी जो है ना उनको उसके बदले उनकी स्टेटस बढ़ाने में हेल्प करता था। ज़मींदार जो है ना उसकी काफ़ी पर्सनल लैंड हुआ करती थी जिसको वो मिल्कियत कहते हैं, मतलब आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, मिल्कियत। ठीक है, मिल्कियत लैंड जो है ना वो ज़मींदार्स के यूज़ के लिए कल्टीवेट किया जाता था। बहुत बार हायर या फिर जो लेबर रहते हैं उनकी मदद से करते थे। ज़मींदारी जो है ना वो बेचा भी जा सकता है, मॉर्टेक भी रह सकते हैं। ज़मींदार जो अपनी पावर जो है इस फैक्ट से लेके आते थे कि वो बहुत बार स्टेट की राजा की तरफ से क्या कर सकते थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। जो कंट्रोल था मिलिट्री रिसोर्सेज का वो भी एक और इनका सोर्स था। ज़्यादातर ज़मींदार जो है ना उन्होंने फोर्ट्रेसेस, मतलब फोर्ट्रेस मतलब क्या होता है, जो फोर्ट होते हैं, इन सब में यहाँ पे भी इनके पास फोर्ट्रेस हुआ करता था। इसके अलावा इनकी अपनी एक आर्मी हुआ करती थी जो, ठीक है, जो इनको आर्टिलरी इन्फेंट्री में काफ़ी हेल्प करती थी। तो अगर हम इनके रिलेशन को देखें, मुगल को कंट्री साइड से देखें, तो हम देखेंगे अगर हम पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका है ना हाईएस्ट पिक एपेक्स पे, अब एपेक्स में देखेंगे किसको, ज़मींदार को देखेंगे। ठीक है, ये अबुल फजल का जो अकाउंट है, मतलब अबुल फजल ने जो किताब लिखी है उसमें अपर कास्ट में इनको दिखाया है। साथ ही साथ ब्राह्मण राजपूत जो है ना उन्होंने अपने आप पूरा का पूरा कंट्रोल कर रखा था पूरी सोसाइटी में। तो ये दिखाता है किस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन थी आपकी सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कास्ट की। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि मुस्लिम ज़मींदार भी उस समय वहाँ पे थोड़ा बहुत फल फूल रहे थे। ठीक है,
उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें बताते हैं कि कनकेस्ट मतलब एक दूसरे पे कब्जा करना भी एक कारण था ज़मींदार के ओरिजिन का। ठीक है, जो वीकर पीपल थे उनको उनकी जगह से हटा देना। जब एक पावरफुल मिलिट्री चीफ जो होगा वो वीकर लोगों को हटाएगा तो ऑब्वियसली वीकर जो लोग होंगे उसके अंडर आ जाएंगे। तो अनलाइकली जो स्टेट है ना वो ऐसी चीज़ों को अलाउ तभी करता था जब उसको ज़मींदार के पास एक ऑर्डर हो, ठीक है, ऐसा करने का। और ज़मींदार जो है ना उस ऑर्डर को कहेगा एम्पेरियल ऑर्डर कहेगा सनद। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लो प्रोसेस था आपका ज़मींदारी का, जो सोर्सेज में आपको देखने मिलेगा, इसमें आपको नए लैंड्स भी देखने मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको राइट्स का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, स्टेट द्वारा परचेज़ का। उसके अलावा एक ऐसे प्रोसेस भी थे जिसमें जो लोग हैं ना जो यूजुअली लोअर क्लास होते थे वो भी ज़मींदार से ज़मींदारी तक पहुँचते थे, जो इस पीरियड में आपको काफ़ी देखने मिलता है। जो कॉम्बिनेशन रहा है आपके फैक्टर्स का जिसकी वजह से क्लैन या फिर जो लीनियज बेस्ड ज़मींदारी रही है वो भी रही है। जैसे एग्जांपल हम बात करें राजपूत और जाट जो है ना, इन लोगों ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी ताकि पूरा अपना कंट्रोल कर सके नॉर्दर्न इंडिया में। पीजेंट्स और पैस्टरलिस्ट, ठीक है, इन लोगों ने ज़मींदारी जो है ना सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल में भी काफ़ी वो करा, कार्व आउट किया। ज़मींदारी जो है ना वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड में देखने मिलेगी, जिसकी वजह से सेटलिंग ज़मींदारी जो है ना इन लोगों ने अपनी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। किसका? एग्रीकल्चर लैंड का। इसकी वजह से इन लोगों ने कल्टिवेटर्स को, जो सेटल कल्टिवेटर्स, उनको हेल्प की। कैसे? उनको कैश लोन दिया। ठीक है, उसके अलावा ज़मींदारी बहुत ज़्यादा बेची गई, खरीदी गई। इस तरीके से मोनेटाइजेशन भी कंट्री में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा ज़मींदार जो है ना वो अपनी मिल्कियत से, मतलब जो उनके पास जो लैंड थी उससे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी लाइक राइस, वीट वगैरह हो गया ना, तो इन चीज़ों को वो क्या करते थे, इन चीज़ों को वो बेचते भी थे। उसके अलावा इस बात पे भी काफ़ी डाउट है कि ज़मींदार जो है ना कई एक्सप्लॉयटेटिव क्लास थे। देखिए, इस आपने काफ़ी ज़मींदारी के बारे में सुना होगा, बट अगर आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें ना तो कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि ज़मींदार्स वॉज अ एक्सप्लॉयटेटिव क्लास। हाउ? अगर आप उनकी रिलेशनशिप को देखते हैं तो पीजेंट्री के साथ तो आपको दो चीज़ देखने मिलेगी, पैटर्नलिज्म, फादर को फॉलो करना, और पैटर्नेज मतलब अपने देश के लिए देशभक्ति होना। पहले में जो भक्ति सेंट है उन्होंने कंडेम किया कास्ट बेस को, मतलब उन्होंने बोला कास्ट बेस्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और ये बुरी चीज़ थी। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने ना ज़मींदार्स को पोर्ट्रे नहीं किया कि ये ऑपरेस करते थे। ठीक है, एक्सप्लॉयटर्स या ऑपरेसर के फॉर्म में पेजेंट्री को शो नहीं किया गया। यूजुअली हमेशा रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे स्टेट को, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। सेकंड, अगर आप बहुत सारे एग्रेरियन अपराइजिंग्स देखें नॉर्थ इंडिया में जो 17th सेंचुरी में हुआ, तो ज़मींदार्स को ना काफ़ी सपोर्ट मिला है। किसका? पीजेंट्री का। अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते, अगर वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते तो आपको क्या लगता है कि उनको सपोर्ट मिलता? नहीं मिलता। सपोर्ट नहीं मिल रहा इसका मतलब क्या है? सपोर्ट मिल रहा इसका मतलब क्या है कि पीजेंट्स मतलब सभी के सभी ज़मींदार जो थे वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो रेवेन्यू आपको लैंड से मिलती थी ये मुगल एम्पायर के लिए इकोनॉमिक मेन स्टे थी, मतलब इनका पूरा खर्चा जो था इसी चल रहा था। ठीक है, तो ये ज़रूरी था कि इनका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस हो, मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ मेलताल बैठा हुआ, जिसकी वजह से वो पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सके, फिक्स कर सके, रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ठीक है, वो अपने एम्पायर को जितना हो सके लेंथ बढ़ा सके, ब्रेथ बढ़ा सके, ताकि उससे उनको रेवेन्यू मिल सके। जितनी बड़ी रेवेन्यू होगी उतने ज़्यादा उनका वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर अपना ऑफिस बना रखा था। किसके लिए? रेवेन्यू के लिए, हर अलग चीज़ों के लिए ऑफिस बना रखा था। ऑफिस में जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसको दीवान बोलते थे। ठीक है, और जो ये फिस्कल सिस्टम होता था एम्पायर का, फिस्कल सिस्टम क्या होता है? भाई आप कितना कमा रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप खर्च कितना कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब कुछ पूरा सब कुछ जो होता है उसको बोलते हैं फिस्कल। फिस्कल सब कुछ क्या करेगा? वो अरेंज करेगा। रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो ना रिकॉर्ड रखते थे हर चीज़ का कि एग्रीकल्चर डोमेन में कितना आया है, कितना रिलेशंस है, उनके रिलेशंस कितने हैं, कितना उनको रेवेन्यू मिलेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। मुगल स्टेट जो है ना पहले तो उन्होंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली एग्रीकल्चर लैंड से, मतलब वो निकालते थे कि कितना कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। ये नहीं था कि हाँ भाई ये ज़मीन है, किसी के पास इतनी ज़मीन है, किसी के पास इतनी ज़मीन है, सबको इक्वल रेवेन्यू देनी है। नहीं, इन्होंने एसेस किया पहले किसके पास कितनी ज़मीन है, उस हिसाब से उसके रेवेन्यू फिक्स किया। मतलब मान लीजिए सबसे बड़ी ज़मीन इसके पास है, उसको मान लीजिए आपको दे दिया 100 रुपये देने हैं। ठीक, कम है तो रुपये 10 देने हैं। ठीक है, मीडियम में है तो रुपये 40 देने हैं। तो मतलब इनकी ज़मीन को एसेस करने के बाद वो डिसाइड करते थे कि इनको ये कितना रेवेन्यू इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि ये एक बर्डन बन जाए, रेवेन्यू लोगों के ऊपर बर्डन बन जाए। ठीक है, और ये भी चाहते थे कि अगर लोगों के ऊपर ये चीज़ें बर्डन बन जाती हैं तो अगर हम तो फिर ना ये एक कारण बन जाती हैं रेबेलियन का, तो ये नहीं चाह रहे थे। ठीक है,
जब रेवेन्यू फिक्स करते थे तो हमेशा ये अपना क्लेम को मैक्सिमाइज रखते थे, स्कोप रखते थे कि हाँ जो भी क्लेम है ना वो लोकल कंडीशंस के हिसाब से हो, मतलब उनके ऊपर कभी कोई चीज़ वापस बाउंस बैक ना करें। जो कल्टिवेटेड और जो कल्टिवेबल लैंड थी, भाई कल्टिवेटेड क्या होता है? कल्टिवेटेड वो लैंड होती है जिसपे खेती की जा रही है, मतलब अभी प्रेजेंटली हो रहा है। और कल्टिवेबल क्या होता है? कल्टिवेबल वो लैंड होते हैं जिसपे खेती फ्यूचर में हो सकती है, मतलब इसमें ज़मीन पे हो सकती है ऐसा, ठीक है। तो इनको मेजर किया जाता हर प्रोविंस में, और जो आइन है वो दिखाता था कि कितने लैंड रहे हैं अकबर के रूल पे। एफर्ट्स लगाते थे कि इन लैंड्स को यूजुअली एम्पर के अंडर लेके आएँ। फॉर इंस्टेंस 1665 में आप देखेंगे तो औरंगजेब ने इंस्ट्रक्ट किया था अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कि प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए कि कितने कल्टिवेटर्स हर विलेज में हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात है कि भाई उस समय तो टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, तो सभी एरियाज़ को ना सक्सेसफुली मेजर नहीं किए जा सके, बट उनके हिसाब से जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक है। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया था सब कॉन्टिनेंट का जिसको जो मेजर नहीं हो सका, उसको इतना करना मेजर भी नहीं था, इजी भी नहीं था। भाई सैटेलाइट्स तो है नहीं, ऊपर से देख लिया कवर कर लेना, नहीं ऐसा कुछ था नहीं, लोगों को जाके मेजर करना पड़ता था, तो वो थोड़ी चीज़ मुश्किल थी, ठीक है। देखिए ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा ये यहाँ से लेके ग्रीन ग्रीन सा ये आपका है बाबर का, ठीक है। जो पिंक पिंक सा है वो किसका है? सॉरी, हाँ ये किसका है? अकबर का। और आप ये पूरा देखेंगे, ये सब चीज़ें किसकी हैं? ये सब चीज़ें हैं औरंगज़ेब की, ठीक है। देखा जाए तो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर है ना, इतना ये पूरा मुगल एम्पायर था। व्हाट इज़ मनसबदारी सिस्टम? मुगल एडमिन सिस्टम जो है ना, उनकी एक एपेक्स मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस हुआ करती थी। मतलब इनका सिस्टम ऐसे चलेगा, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स इसमें रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे आजकल IAS IPS है ना, वैसे उनकी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे जो पूरे के पूरे सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स देखते थे स्टेट के। कुछ मिनट आपको कैश में पैसे देते थे, उसको नकदी बोलते थे, और कुछ को क्या करते थे, आप दे देंगे एक ज़मीन, ठीक है, उसमें से आप रेवेन्यू इकट्ठा करो। रेवेन्यू इकट्ठा करने जो होती थी वो उनकी एज ए सैलरी होती थी, और बाकी वो उनको स्टेट को देना होता था, ठीक है। और यूजुअली ऐसा नहीं है कि जिसको एक ज़मीन दे दी गई तो दे दी गई, यूजुअली ये ज़मीन कभी किसी को, कभी मान लो राम दिया है तो कभी श्याम को दे देंगे, यूजुअली ट्रांसफ़र होती थी। ये हम चैप्टर 9 में भी चीज़ को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा है द फ्लो ऑफ सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो टेरिटोरियल एम्पायर था वो था मुगल एम्पायर। ऐसे अपनी पावर जो है ना वो 16-17 सेंचुरी में तक बना के रखा हुआ था। ये जो एम्पायर जो है ना, इसमें जो मिंग हो गए चाइना के, सफाविद ईरान के हो गए, ओटोमन टर्की हो गए, पॉलिटिकल मतलब ये सब जो थे, और साथ में मुगल्स भी थे, ये लोग अपना अच्छा खासा मेंटेन करके रखे हुए थे। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इन सभी एम्पायर्स द्वारा, इसकी वजह से आपको काफ़ी नेटवर्क देखने मिलेगा, ट्रेड से लेके चाइना, मेडिटेरेनियन सी हर जगह से। वॉयजेस मतलब समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा को हम वॉयज कहते हैं, ठीक है। तो समुद्री यात्रा जो थी, जब डिस्कवरी हुआ समुद्र का, तो उसकी वजह से एक नया वर्ल्ड खुल गया लोगों के सामने, और बहुत आसानी से यूरोप के थ्रू ट्रेड होने लगा इंडिया में, जिसकी वजह से काफ़ी इंडिया की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी दुनिया भर में पहुंची। जो एक्सपेंशन था इस ट्रेड का बहुत दूर तक पहुंचा, जो हमारी जो कमोडिटी अलग अलग जगहों पर पहुंचने लगी। जब ट्रेड बढ़ने लगा तो बहुत सारा जो पैसा ना हमारी कंट्री में आने लगा, किस फॉर्म में? सिल्वर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए अच्छा था क्योंकि हमारे पास ना नेचुरल सोर्सेज सिल्वर की बहुत कम थी, जिसकी वजह से जो पीरियड था 16th और 17th सेंचुरी का, यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देखने मिलेगी मेटल करेंसी में। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेड के थ्रू बहुत सारी आ ही रही है आपके पास सिल्वर, और हमारा जो एक्सपेंशन था मिंटिंग ऑफ कॉइन्स का, सर्कुलेशन जो था ना वो भी काफ़ी बढ़ गई थी, और इसकी वजह से मुगल जो है ना वो आसानी से टैक्सेस जो है वो कैश में ले पा रहे थे। जो टेस्टिमनी थी इटालियन ट्रैवलर की, टेस्टिमनी जब वो आए थे तो उन्होंने जो भी बोला, तो गियावनी करारी जो इंडिया में ही वो इंडिया में वो 1692 के आसपास आए थे, उन्होंने एक इंडिया के बारे में बताया था कि किस तरीके से सिल्वर जो है ना पूरे ग्लोब से ट्रैवल होते हुए इंडिया पहुंची थी। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि कितनी कैश और कमोडिटी ट्रांजैक्शन आपकी 17th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। अब आईने अकबरू आईने अकबरी अब अबुल फजल अलामी, ये क्या था? जो किताब लिखी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आईने अकबरी जो ना, ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट रही है, किसकी? अकबर की। मतलब अकबर ने अपने जो 9 रत्न हैं उसमें से एक रत्न थे आपके कौन से? अबुल फजल। अबुल फजल को बोला कि आप एक किताब लिखो हमारी, किसकी? पूरी की पूरी पास्ट प्रेजेंट को लेके। पास्ट में आप हर चीज़ आप लिखेंगे कि क्या मेरे पूर्वज क्या रहे, ठीक है,
मेरे एंसेस्टर्स कौन थे, क्या है, कैसे कि उन्होंने राज किया, सब चीज़ लिखना। साथ में जब प्रेजेंट की आप बात करेंगे तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ लिखने की बात की थी। ठीक है, जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उसको किताब को कहा गया था अकबरनामा। तो ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकता है, हु रोट अकबरनामा? सिंपल सा आप लिखिए अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा में आपको 3 बुक्स आएंगी। पहली जो आपको 2 जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकल नैरेटिव देंगी। ठीक है, उसके बारे में बहुत क्लियरली हम चैप्टर 9 में देखेंगे। एनी अकबरी आपकी 3rd बुक है जो यूजुअली हमें एम्पायर के बारे में हर चीज़ बताती है। आइन जो है ना ये आपको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन देता है, मतलब बताता है किस तरह से कोर्ट कैसे था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी क्या थी, रेवेन्यू कैसा था, प्रोविंसेस कैसे डिवाइड हो रखे थे अकबर के टाइम पे, लिटरेसी कितनी थी, कल्चर रिलीजन ट्रेडिशंस क्या रहा है। साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे अकबर के उसके बारे में भी हमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसकी किताब में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट करना सिस्टमेटिकली एक बहुत बड़ा टास्क था। इन एम्परर को बताया गया कि कितने डाइवर्स कस्टम प्रैक्टिसेस हमारी पूरी टेरिटरी में रह रहे हैं। तो आइन जो है ना ये कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मुगल के बारे में नहीं है, बल्कि वहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान, मतलब हर इंसान नहीं, हर एक कल्चर ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में दिया हुआ है। मोर ओवर आप देखें रीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोसाइटी इसकी एपेक्स पे रही है, मतलब सबसे ऊपर रही है। आइन जो है ना वो 5 बुक से बनी हुई है, जिसमें से पहली बुक जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाती है, जिसको हम बोलते हैं मंजिल आबादी, इसमें आपको हाउस होल्ड उसके मेंटेनेंस के बारे में मिलेगा। दूसरा बुक है सिपाह आबादी, जहाँ पे मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, स्टैब्लिशमेंट मिलेगी सर्वेंट्स की। इस बुक में आपको नोटिस और शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस मिलेंगे, लर्न मैन पोइट्स एंड आर्टिस्ट वगैरह भी मिलेगा। 3rd बुक जो है वो है मुल्क आबादी, जिसमें फिजिकल साइड जो था एम्पायर का, जिसमें आपको काफ़ी क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेट्स और किस तरीके से 12 प्रोविंसेस आए, उनकी जोग्राफी, उनकी टोपोग्राफी, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको टेबल्स भी दिए हुए हैं। टेबल्स यहाँ पे 8 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में आपको परगनाज से महल कहते हैं, किला, आर्जी, ज़मीन पैमुदा, मेजर कहेंगे, नकदी रेवेन्यू जो हमें कैश में आती है, सूर्युगल ग्रांट ऑफ रेवेन्यू, चैरिटी, ज़मींदार्स, ये सब चीज़ों के बारे में उन कॉलम्स में दिया हुआ था। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 4th और 5th जो बुक है ना वो रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल एडिशंस के बारे में बताता है, जिसमें अकबर की कलेक्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या अच्छी बातें उसने सुनी है, सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ऑल अगर हम आइन देखें तो ये राजा ने स्पॉन्सर किया था अकबर के जो गवर्न का टाइम था उस टाइम कैसा सब चीज़ें थी उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना उसको 5 बार रिवाइज किया गया था ऑथर द्वारा, ताकि बहुत ही कॉशन के साथ लिखा जाए। ठीक, ऑथेंटिसिटी जो है ना वो रहे, वो एग्जिस्ट करे। फॉर इंस्टेंस बहुत से ओरल जो टेस्टिमोनीज थी जो लिखी हुई नहीं थी, जब लोगों से थ्रू पास हुए तो उनको क्रॉस चेक किया गया था, वेरीफाई किया गया था लिखने से पहले। यहाँ तक आप विश्वास करेंगे जो न्यूमेरिक डाटा है ना उसको कैसे किया गया पता है? देखिए, हुआ ये कि मान लो कोई नंबर लिखना है, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो उसमें लिखते टाइम ना जैसे 4 2 1 हाँ 1 ऐसे 1 लिखा हुआ है, तो किसी को समझ में नहीं कि 1 लिखा है कि 7, तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली ऐसे करके भी लिखा गया, वर्ड्स में भी लिखा गया 4 2 1 1 ऐसे करके, ताकि लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। हिस्टोरियन जिन्होंने आईने पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। न्यूमरस एरर्स जो है ना वो थोड़े बहुत डिटेक्ट हुए, लेकिन अगर आप अबुल फजल के असिस्टेंट्स की वजह से थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें ना तो ठीक था, मतलब मैनुअल्स के हिसाब से बहुत अच्छी क्वांटिटी थी उन चीज़ों की और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। एक और लिमिटेशन जो है वो थी कि क्वांटिटेटिव डाटा ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। डाटा जो है ना यूनिफॉर्मली हर प्रोविंसेस से नहीं लिया गया था, जहाँ से लिया गया था वहाँ से बहुत ज़्यादा ले लिया गया था, और जहाँ से कहीं कहीं से लिया नहीं गया था तो बिल्कुल ही नहीं लिया गया था। जैसे मैं बहुत सारे सूबास की बात करूँ तो वहाँ पे कास्ट कंपोजिशन दिया हुआ है, ज़मींदार्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बंगाल और उड़ीसा के बारे में नहीं दिया, यहाँ पे कास्ट तो दिया हुआ है लेकिन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ज़मींदार्स। ठीक है, फर्दर का फिजिकल डेटा देखें तो वहाँ पे भी आपको कहीं की रिचनेस मिलेगी, कहीं पे पैरामीटर्स जैसे कि प्राइसेस और वेजेस जो है ना इन एरियाज़ के अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कुछ डिटेल लिस्ट मिलेगी प्राइस एंड वेजेस की, जो मेनली सिर्फ आगरा के आसपास जो जगह रहते हैं वहीं पर मिलेंगे, बाकी जगहों के इनको अता पता नहीं था। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, एंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ऐसा मुझे लगता है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए, मैं इन चीज़ों को
अच्छा करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये डाउट्स जो हैं वो आपका क्लियर करूँगी। आपको जो भी डाउट्स आप वीडियोज़ के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ लाने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।